जय हिंद दोस्तों, अस्ट्रियो विद भारत पे आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1 से बोला जा रहा है। प्रतिलेखन संख्या 31 से 40 तक रहेगा। डिक्टेशन का स्पीड रहेगा 160 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, ये लगातार अभ्यास करने के लिए हाई स्पीड डिक्टेशन बोला जा रहा है, रिपोर्टर और पीए बैच के लिए। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गाँवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। पैरा, मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल ना खोले जाए, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाए, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। पैरा, श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत ना हो, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फॉर्म है उनमें काट छाट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फॉर्म है इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सके। पर सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे
वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं, यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है जिससे अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित है, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी है जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार है। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती है वे दूर की जाए। किसान भारत की रीढ़ है, अगर इनको सुविधाएं दी जाएगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहां काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहां बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति ने उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा कि उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास
करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है, और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योग के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी, लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर है। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योग के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती है और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योग में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इसमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खड़े उतरे तो उन पर कार्यवाही करेंगे। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूं कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष है उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही है। मैं यह जानता हूँ कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाए। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा
करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे। और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है उसका विरोध किया। और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरफ तो वह कांग्रेस के अंदर है और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की हुई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। पैरा जब मैं इस समय की स्थिति को देखता हूं तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश पर हमला करना चाहते हैं और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस स्थिति में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई विशेष समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूं उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे सामने आदर्श है वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं अवश्य देखना चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां हमने यह निश्चय किया था कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की जरूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएगी। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब वर्ग है जिसकी गरीबी के बारे में सभी जानते हैं उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि सरकारी या सरकार जिन संस्थाओं को सहयोग देती है उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देश की उन्नति का विचार करें, परंतु खाने की पुष्टि देकर नहीं। यह कार्य शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए। इसका कारण यह है कि उच्च श्रेणी आम जनता का आदर्श होती है और जो कुछ उच्च श्रेणी के लोग करते हैं उसकी नकल कनिष्ठ श्रेणी के लोग करते हैं। इसीलिए यह काम पहले उच्च श्रेणी पर हो जाए तो आम जनता पर उसका प्रभाव अवश्य गहरा पड़ेगा। पैरा सप्ताह में 2 बार भोजन छोड़ने का जो मेरा सुझाव है इससे न केवल अनाज वरन ईंधन तेल कोयला आदि सब की बचत होगी। भोजन छोड़ने के अलावा अन्न बचाने का और भी एक तरीका है, वह भी सामूहिक सामाजिक श्रेणी पर किया जा सकता है। जानते हैं
कि इस देश में 10% अन्न कौन खराब करता है। कीड़े, पंछी, बंदर और बोरियां ठीक न होने से अनाज गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। यह विचारणीय है। इस प्रकार 80 लाख टन बर्बाद होने वाले अन्न को बचाया जाए तो भारतवर्ष को किसी भी देश से अन्न की भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रीमान, यह अपराध कबूतरों, बंदरों, कीड़ों आदि का नहीं है, यह अवश्य ही हमारा अपराध है। आज तक विदेशों से हमको अनाज मिलता रहा है, इसीलिए हम लापरवाह थे, इसीलिए अनाज का विनाश होता रहा। परंतु अकाल पड़ेगा जैसा कि इस वर्ष पड़ा है, तभी हम जागे तो यह ठीक नहीं है। हमें अन्न के नाश को रोकने की सतत कोशिश करनी चाहिए, उसकी बचत करना हमारा परम कर्तव्य है। यह काम हर किसान, बच्चा और युवक कर सकता है और उन्हें करना चाहिए। अन्न बचाने की समस्या केवल कानून के जरिए हल नहीं होगी, यह बात भी सामाजिक चेतना पर निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है, वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था। लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे, तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसीलिए उसको इतने वोट मिल जाते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहां की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। हम अपना यह शक और चिंता इसीलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है, केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे स्थितियां पैदा नहीं हुई है जिसमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सके। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में है, बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहां तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग है। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसीलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेज से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार है, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं
वे उसके मालिक नहीं है। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसीलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार है पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, इस डिक्टेशन को आप बार बार लिखिएगा, कई बार लिखिएगा, क्योंकि रिपोर्टर की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आप 100% एनर्जी देते हैं, कई बार लिखते हैं, बहुत सारे शब्दों को लिखते हैं, डिक्टेशन करते हैं, 100% एनर्जी देते हैं, तो बेशक दोस्तों आप भी रिपोर्टर बन सकते हैं। क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद रिपोर्टर निकालना एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है दोस्तों। इस लेवल का मेहनत करना पड़ता है। आप उस तरह का डेडिकेशन अपनाकर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप रिपोर्टर को भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेनो विद भरत पे आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेगा रिपोर्टर से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो रिपोर्टर की तैयारी करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।